हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तिलहनी फसल के बारे में। और तिलहनी फसल का जो फर्स्ट लेक्चर था, यानी इनसे जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने बात कर चुका था। उन्हें बात करा था किन के बारे में, तिलहनी फसल के बारे में। और आज जो है तिलहनी फसल में हम पहला लेक्चर हमारा मूंगफली के ऊपर आता है। ठीक, तो मूंगफली लेते आपको पिछले लेक्चर में एक चार्ट दिखाया गया था, जो कि मैं इस लेक्चर में ही आपको दिखा रहा हूँ फिर से। ओके, और आपका रिकॉल भी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तिलहनी फसल पे। देखो, आपको ये स्लाइड दिखाया गया था जिसमें एक तिलहनी फसल में मूंगफली, सरसों, तोरी, राई, तीसी और सूर्यमुखी की बात किया गया था। ओके गाइज, तो हमारा फर्स्ट है मूंगफली। ओके, उस पर बात करेंगे और फिर हम सरसों और आपको सूर्यमुखी पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मूंगफली पे। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं मूंगफली, जिनको हम ग्राउंड नट बोलने जा रहे हैं। ओके, और अर्चिज हाइपोजिया इनका लैटिन नाम होगा। और ये सारी बात हमने पिछले लेक्चर में कर चुका था। ओके, तो चलिए बात करते हैं ग्राउंड नट पे। तो ग्राउंड नट पे हम बात करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दे दूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसने क्वेश्चंस का आंसर किया, वो प्रैक्टिस किए और वो पढ़ा, फिर ही वो आंसर किया। ओके, पर वो पढ़ा। ठीक, तो आई एम वेरी हैप्पी। और सारे स्टूडेंट पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरह आप आंसर करिए। और एक वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट का काम होता है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर करना। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका था कि आंसर करो, आंसर करो। इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर बोलता हूँ तो आपको करना चाहिए। एक डिसिप्लिन में आता है, और मिशन एग्री का हर एक स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। ओके गाइज, और अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो मैं और ज़्यादा लेक्चर्स आपको निकालूंगा और बताऊंगा। एक दिन में 2 लेक्चर बताऊंगा। सो प्लीज़ फॉलो द रूल ऑफ मिशन एग्री, प्लीज़ फॉलो करो। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, आप सिर्फ इसका रूल को फॉलो करो, देखो आपको 100% मार्क्स आएंगे आपको। ओके गाइज, ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आपके करने से होगा। अगर आप करोगे तो आपको आएगा। ओके, मैं तो बस आपको पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो आप पूछो, उनको मैं बताऊँगा। ये मेरा काम है। और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है लेक्चर्स के दौरान, उसका आंसर देना वो आपका काम है गाइस। अगर आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं टेस्ट कैसे लूँगा। ओके, और ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो आप अभी से उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। और आपको क्या परेशानियाँ हो रही पढ़ने में, वो सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें आप सारे प्रश्न आपसे हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो एक वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनिए। ठीक, और मुझे फिर से नहीं बोलना पड़े। मैं एक बार अगर बोल दिया हूँ ग्रुप में, अगर मैं मेरा एसएमएस चले गया है, क्वेश्चंस पूछा गया, उनका आंसर करना मस्ट है, तो फिर मस्ट है। ओके गैस, फिर मस्ट है। और जितना क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो ये आप नहीं समझते, ये मेरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे। ये क्वेश्चन आपको बीसीसी में पूछे गए होंगे, आपको ये क्वेश्चन आपको ICAR में पूछे गए होंगे। और ये हमारे जो है 2020 जो है 2020 में हमारे बिहार एग्रीकल्चर जो है उसमें भी ये पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो इनको आंसर करें। तो चलिए, और मैं आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्राउंड नट पे फिर बात करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस जो पिछले लेक्चर्स में किए थे उनका आंसर्स पे पिछले लेक्चर्स में बात करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम ग्राउंड नट पे, मूंगफली पे। आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड नट। ओके गाइस, आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड नट। देखिए ग्राउंड नट जो है, अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो मूंगफली जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मूंगफली की बात करें तो ये भारत का जो है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल मूंगफली हमको जानने को मिल रहा है। ठीक, और बात करें तो इस फसल में जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल का बात करें, कुल क्षेत्रफल का बात करें तो 30.4 जो है 30.4% जो है 4%। और इसका कुल उत्पादन का जो है लगभग 28.4 जो है 28.4 भाग जो है 28.4 भाग वो भारत में पैदा होता है। वो कहाँ, वो भारत में पैदा होता है। तो चलिए इतना, और आगे बात करते हैं हम ग्राउंड नट पे।
जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ये ग्राउंड नट, आपको ये ग्राउंड नट देखने को मिल रहा है। ओके, इनके अंदर जो है पार्ट्स हैं इनके। तो देखिए बीज का बात करें तो इसमें जो है 40 से 50% जो है 40 से 50% जो है 40 से 50% तेल होता है और 28 से 30% प्रोटीन हमको देखने को मिलता है। 28 से 30% हमको प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसमें जो विटामिन की बात करें तो थियासिन नामक एक विटामिन है, थियासिन। ओके, एक थियासिन नामक विटामिन है। उसके बाद उनके साथ हम बात करें तो राइबोफ्लाविन है और निकोटिनिक अम्ल है, ठीक। ये भी इनके भी मात्रा हमको इसमें देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हैंडेड नोट्स पे। हैंडेड नोट्स क्या लिखा है, ओके, उस पर बात करते हैं। देखिए ये रहा हमारा मूंगफली। ओके, इनका लैटिन नाम हमको होता है अर्चिस, लिख लो अर्चिस हाइपो गया, ठीक। इनका ये लैटिन नाम हुआ। ओके गाइस, तो ये इनका लैटिन नाम हुआ ग्राउंड नट का। जैसा कि हमने बात करा है कि ग्राउंड नट में जो है मूंगफली में जो है 40 से 50% हमको तेल देखने को मिलता है और इनके प्रोटीन की बात करें तो 28 से 30% देखने को मिलता है। अभी हमने बात करा है, ठीक। और बात करें खनिज पदार्थ का तो खनिज पदार्थ इसमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है, कैल्शियम और आयरन और भी आदि, यहाँ पे आदि भी आप लिख लो, और भी इत्यादि, ठीक। और भी यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। ओके गाइस, और बात करें हम विटामिन की तो हम जैसे कि बताएं इसमें थियासिन, राइबोफ्लाविन और उनके साथ निकोटिनिक अम्ल देखने को हमको मिलता है, ठीक। तो ये जितने आप देख रहे हो स्लाइड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं आपको ग्राउंड नट पे। और आगे के पॉइंट हमारा उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल है। ओके गाइज, उत्पत्ति स्थल है। तो बात करें अगर उत्पत्ति स्थल की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे ब्राज़ील देश जो है वहाँ का उत्पत्ति इनका माना गया है। कहाँ माना गया है? ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील माना गया है। ओके गाइज, ब्राज़ील माना गया। और भारत में जो इसका प्रवेश जो है सबसे पहले जो है तमिलनाडु, सबसे पहले जो है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम पंजाब नहीं समझ लेना, पश्चिम बंगाल है। ओके, में फिर आया और फिर जो है दक्षिण भारत में यह फिलिपियन से सर्वप्रथम तमिलनाडु। देखिए दक्षिण भारत में कैसे आया? फिलिपियन, दक्षिण भारत में जो है ये फिलिपियन से सर्वप्रथम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिपियन से सर्वप्रथम तमिलनाडु में लाया गया और वहाँ अभी भी इसे मनीला कोटाई भी कहते हैं। और बात करें हम इनको जो है तमिलनाडु में इसको क्या कहते हैं? वहाँ इनको मनीला कोटाई बोलते हैं, मनीला कोटाई, मनीला कोटाई हम इनको तमिलनाडु में बोलते हैं। इसको किस में बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं। ओके गाइस, तमिलनाडु में बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये रहा हमारा उत्पत्ति स्थल की। तो अब मैं हैंड्स नोट्स भी दिखला रहा हूँ इनका, और उनसे पहले मैं आपका कुछ क्वेश्चंस पूछा था तो उनका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले लेक्चर में पूछा गया था वो था मटर की बुआई के लिए किस मिट्टी को सर्वप्रथम प्राथमिकता किस मिट्टी को प्राथमिकता दिया गया है? तो इनका आंसर होगा तो फर्स्ट का आप आंसर लिखोगे, फर्स्ट का आंसर लिखोगे आप बलुई दोमट। इनका आंसर है बलुई दोमट, बलुई दोमट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक। आप फर्स्ट का आंसर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का सही हुआ, लेकिन सेकंड जो आंसर आप लोग किए हो तो वो आपका जो है गलत मुझे देखने को मिला है। और सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन वो था, सेकंड क्वेश्चन था मूंग की विधि था। ओके, मूंग को बोने की विधि था, जिसमें कि हम बात किए थे कि मूंग को जो है पंक्ति से पंक्ति कितना मीटर की दूरी पे हमको बोना चाहिए। ओके, यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इनका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग किया है। उसने आंसर क्या करा है? उसने 10 सेंटीमीटर करा है। ओके, जो कि गलत है। 10 सेंटीमीटर इनका आंसर नहीं होगा। इनका आंसर होगा, आपको इनको आंसर आप देखेंगे तो इनका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। इनका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। ये पता रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में। ओके, तो इनका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। और आज भी आपको लास्ट लेक्चर जब लास्ट होगा तो पूछा जाएगा आपको
कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बात की उत्पत्ति स्थल पे बात किया हम लोगों ने, तो हम लोग को पता चला कि इनका उत्पत्ति स्थल जो ब्राज़ील है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में होता है, साउथ अमेरिका में, ठीक। और भारत में जो इसका सर्वप्रथम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, सबसे पहले तमिलनाडु आया, फर्स्ट में जो है तमिलनाडु आया, ठीक। और उनके बाद जो है हमको पश्चिम बंगाल में आया, ठीक। और पूर्व भारत में जो है चिनिया बादाम कहते हैं, और इनको जो हम पूर्व ईस्ट इंडिया में जो है इनको, पूर्वी भारत में इनको क्या बोलते हैं, चिनिया बादाम बोलते हैं हम इनको, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्षेत्र विस्तार पे। वितरण पे बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में जो है 67.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इनका खेती किया जाता है। ओके, इनका खेती किया जाता है और प्रतिवर्ष उत्पादन इनसे होता है 72.49 लाख मीट्रिक टन, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लो। ओके, और बात आती है हमारी बिहार की। ओके, बात अगर हमारा बिहार का आता है तो इसमें जो है 756.60 हेक्टेयर प्रति क्षेत्रफल में जो है इनको उपजाया जाता है, और इनका उपज जो है हमको देखने को मिलता है 773.6। ओके, ये इम्पोर्टेंट, ये बात हमारी बिहार की। ओके, ये पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। और आगे बात करें इसमें, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता की बात करें तो हमको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता 1066.83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और बात करें बिहार की, अगर बात आती है बिहार में उत्पादकता की, तो बिहार में उत्पादकता की बात करें तो 1022.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ओके गैस, ये बात किए हम क्षेत्र विस्तार और वितरण का। ओके, तो इनको आप ध्यान में रखना। देखिए, अब एनसीईआरटी पे आते हैं। ये एनसीईआरटी है आपका। ओके गाइस, ये एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी बोलता है पिछली आधी सदी में जो है विश्व में मूंगफली क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। ओके, दुनिया के अनेक देशों में यह प्रमुख फसल बन गई है। और भारत में जो औसतन, जैसे कि हमने बताया कि 67.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष हमको 72.49 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे कि ये मैं बात कर चुका हूँ। और बिहार की बात करें तो इसमें 756.60 हेक्टेयर में, और उत्पादन हमको 773.6 मीट्रिक टन उपज प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो उत्पादकता की संभावना 1066 में आस्तीन, ये सारी बात हम कर चुके हैं। ओके, और बिहार की बात करें तो उसमें हमको 1022.6। ओके, और मूंगफली जो है सबसे अधिक गुजरात, देखिए मूंगफली सबसे अधिक जो है वो गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका राज्य में उगाई जाती है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ उपजाई जाती है तो हमारा आंसर होगा गुजरात। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो हमारा आंसर होगा गुजरात। ओके गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और बात करें मृदा और जलवायु की, तो हल्की बलुई जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, मूंगफली की खेती वहाँ हम करेंगे। कैसा होना चाहिए, हल्की बलुई और जल निकास अच्छा होना चाहिए उनमें। ओके गाइस, और मूंगफली जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। ओके, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और जो है समान रूप से 120 से 125 सेमी वर्षा जो है सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अच्छा माना जाता है। और फसल की कटाई के समय जो मौसम वो पूरा साफ रहना चाहिए। और समान रूप से जो है मूंगफली की खेती जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। ओके गाइस, 21 से 27 डिग्री। इस तापमान में जो बीज का अंकुरण भी ठीक से होता है और बीज तेल का विकास भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। शस्य क्रियाएं की बात करें तो ये आप खुद से पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। प्रभेद का नाम दिया है, बुआई का समय, पकने की अवधि, औसत उपज और तेल की मात्रा। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं हम। जैसा कि हमने बात करा था अभी कि मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, तो पहला आता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। तो इसका पहला फर्स्ट पोजीशन होगा गुजरात का, और सेकेंड आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका हमको देखने को मिलता है। और अब जो है अब की बात करें तो अब बिहार सबसे आगे हो गया है, फिर एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे तो गुजरात है, लेकिन अब जो है बिहार में भी और एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी ये दिखने को हमको मिलता है, महत्वपूर्ण फसल में आ गया है। तो आगे बात करते हैं हम जो कि कटाई, धुनी और भंडारण पे। तो देखिएगा इस
मूंगफली की पत्तियां जो है पीली होकर नीचे में सूखने लगती है। क्या होता है कि मूंगफली का जो पत्ता है, सबसे पहले मूंगफली का अभी मैं आपको दिखाया था, पूरा पौधा भी मैं उनका दिखाया था, कुछ इस प्रकार था। ओके, कुछ इस प्रकार था। तो उसमें क्या होता है, जब पत्तियाँ पकने लगती है तो ये पीला पड़ने लगता है, और ये जो इनका पल्ली और ये सूख के नीचे गिरने लगता है। ओके गाइस, और तब जो है मूंगफली की खुदाई करके फलियां निकाल लेना चाहिए, और फलियों को 6 से 7 दिन तक 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सुखाना चाहिए। देखिए, जब वो सूख जाएगा तो उनका हम खुदाई करेंगे और फलियां को निकालेंगे, और फलियों को जो है 6 से 7 दिन तक 40 डिग्री सेल्सियस, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको हम सुखाएंगे। ओके गाइस, इसको सुखाएंगे। और भंडारण के दौरान जो है छेदक कीट हानि पहुंचाते हैं, और जब इनको भंडारण करते हैं उनके सामने छेदक नाम का एक कीट होता है जो कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए भंडारण के स्थान पर डाइक्लोरोवास तरल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर 5 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव करेंगे, और फिर फलियों को जो है साफ बोरे में भरकर लकड़ी के तख्तियों के ऊपर रख देंगे। ओके गाइस, लकड़ी की जो है तख्तियों के ऊपर हम रख देंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये बात रही हमारी कटाई, धोनी और भंडारण की। तो हमने जलवायु की बात कर ली, समान रूप से जो है 120 से जो है 120 से 125 डिग्री सेल्सियस वर्षा वाले क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है। ठीक, और तापमान इसका कितना रहना चाहिए ये हमने बात कर चुका हूँ। ओके, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान ठीक माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारे बात हमने कर चुका हूँ। बात आती है मृदा एवं जलवायु की। तो जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय की है, ये हमने बात कर चुका था। मृदा की बात करें तो वो बलुई, और वर्षा भी हमने अभी फिर बात कर रहा हूँ 120 से 125 सेंटीमीटर, और तापमान इसका अच्छा माना जाता है 21 से आपको 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एनसीईआरटी में हमने देखा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना ये नोट डाउन किया हुआ हूँ। ओके, वीवीआई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे बीजोपचार का। तो फफूंदानाशक जो है और कीटनाशक दवाई हम देंगे, ठीक। और बात करें बुआई से पहले जो है वेवेस्टीन का 2.5 जो है ग्राम प्रति केजी की दर से हम देंगे। और इनके साथ साथ जो है आपको बीजोपचार पे बता दें कि बीज जनित रोग जैसे कीट फसल को बचाने के लिए ये दवाई दिए जाते हैं। ओके, और इससे फिर बीज को उपचारित किया जाता है। और बुआई से पहले जो है ये बेविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बोने की दूरी पे। तो बोने की दूरी पे बात करें तो पंक्ति से पंक्ति जो है, पंक्ति से पंक्ति में 45 सेंटीमीटर, और आपको पौधे से पौधे में 15 सेंटीमीटर। ये किन के लिए रूल फॉलो होता है? तो फैलने वाले प्रभेद के लिए। जो प्रभेद जो है मूंगफली के जो प्रभेद फैलते हैं उनके लिए ये रूल लागू है। और बात करें पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर। गुच्छेदार, जो गुच्छेदार हैं मूंगफली उनके लिए ये उपलब्ध है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन करिए। कभी क्वेश्चन फंसा दिया जाता है, कभी गुच्छेदार की जगह और इसमें फैलने वाली फसल के जगह। ओके, बात अगर हम खाद और उर्वरक की करें तो बुआई से जो है 20 से 30 दिन पहले 4 से 6 टन जो है कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम सारे। और जिप्सम की बात करें तो ये फूल आने के बाद देना चाहिए 40 kg। ओके, तो ये खाद उर्वरक पे बात करें। और एनसीईआरटी क्या बोलता है वो भी हम देखेंगे। देखिए, एनसीईआरटी बोलता है खाद और उर्वरक के बारे में, बुआई के 20 से 30 दिन पहले 4 से 6 टन कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन, स्पूर और पोटास की बात करें तो नाइट्रोजन 25 किलोग्राम और स्पूर 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 312 किलोग्राम, और पोटास की बात करें तो 25 किलोग्राम। ठीक, इसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास बोलेंगे। ठीक, हेक्टेयर का व्यवहार जो है हेक्टर का व्यवहार करेंगे। और उर्वरक की पूरी मात्रा जो है बुआई के अंतिम जुताई के समय जो है एक समान रूप से खेत में मिला देंगे। बात करें जिंक की कमी जो है, जब जिंक की कमी होगी तो खेत में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम देंगे। ओके, और गंधक की कमी वाले खेत में 20 किलोग्राम हम गंधक का प्रयोग करेंगे। कितना? 20 किलोग्राम, अगर कमी है तो। ओके, और जिप्सम जो है 40 किलोग्राम। कब जिप्सम का प्रयोग करेंगे? फूल आने के बाद, जब फूल आ जाएगा उनके बाद हम प्रयोग करेंगे। ठीक,
तो ये खाद उर्वरक पे बात रहा हमारा। खेत की तैयारी की बात करें तो 2 से 3 बार जुताई करके फिर पाटा चला देंगे और खेत को हम समतल कर देंगे। ये जुताई खेत की तैयारी की बात है। और बीज दर की बात करें तो देखिए इसमें 2 प्रभेद है, गुच्छेदार, एक है फैलने वाला। तो गुच्छेदार के लिए 80 से 90 केजी दाना प्रति हेक्टेयर और फैलने वाले के लिए 70 से 75 केजी दाना प्रति हेक्टेयर देंगे। ओके गाइज, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे का टॉपिक है निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन। तो बुआई के जो है 20 दिन बाद जो है निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की तथा ढीली हो जाती है तथा खूट जो है वो यानी कूट पकने लगता है और आसानी से ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं। बात करें फलियां का जो है विकास भी अच्छा होता है और अंतरकर्षण कार्य जो है वो के मिट्टी में प्रवेश करने के बाद नहीं करना चाहिए। और रासायनिक विधि से खरपतवार के लिए देखिए रासायनिक विधि से ये दवाई का यूज करना चाहिए। ओके, दवाई का नाम आपको क्या है, पेंडिमिथिलीन, जो कि 30 cc के 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के उपरांत अंकुरन पूर्व छिड़काव करना चाहिए, जब अंकुरन आने से पहले। ठीक, और एला क्लोर जो है जो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। ओके, और जो है सभी सामयिक खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा हमको ये दवाई प्रयोग करने से। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर पे। ओके, क्वेश्चन आंसर पे तो मैं कुछ अभी क्वेश्चंस आपको पूछूंगा और उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूँगा। ओके, टेस्ट लूँगा जो कि जितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है वो सारे पे टेस्ट होंगे। ओके, और सारे क्वेश्चन जितना पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है आपको BCC ओके और ICAR और जो है इनके साथ साथ आपको 12th एंड 11th दोनों की बात करें तो दोनों एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, और अगर आप बोलोगे तो मैं इंग्लिश वाला स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए भी हो सकता है और मैं 11th के लिए भी अलग टेस्ट लूँगा। 11th का टेस्ट होगा एनिमल हस्बेंड्री। ओके, इस पर भी मैं टेस्ट लूँगा। तो एज योर विश, आप पे डिपेंड करता है आप देना चाहोगे या नहीं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ एक डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। और डिसिप्लिन्ड होना ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ता हूँ तो और अच्छी बातें करता हूँ। डिसिप्लिन आपको डिसिप्लिन वो है कि मिशन एग्री का आप रूल फॉलो कर रहे हो या नहीं, मिशन एग्री का आप रूल फॉलो कर रहे हो या नहीं। देखिए मिशन एग्री आपसे हर लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, या आपका रॉन्ग हो या राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन आंसर करना है। ओके, या आंसर करना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज का क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम अलविदा करते हैं। देखिए आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर्स। ओके, प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कमेंट करो आप मैं टेस्ट लूँ या नहीं लूँ। ओके, और टेस्ट लूँगा जितना पढ़ाया हुआ है उतना पे, और आपको मार्कशीट भी मिलेगी। आपका मार्कशीट जो है वो दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। तो जिस नाम से आप कमेंट करोगे उस नाम से आपको मार्कशीट मिल जाएगा। ओके, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 2 क्वेश्चन देखोगे आप तो आपको पता चलेगा। और सारे क्वेश्चन जो है BCC मैं बार बार बोल रहा हूँ ICAR और 11th-12th बिहार एग्रीकल्चर में पूछे गए हैं 11th एंड 12th में। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है 12th में पूछे गए हैं तो 12th का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका पहला ये मैं पॉइंट बोल दिया हूँ प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ओके, मूंगफली ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, आज के ही लेक्चर में बताया हूँ मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है भारत और डी ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। तो आप आंसर करोगे ब्राज़ील, अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। और आपका दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। ओके, सबसे प्राचीन फसल ये मैं बता चुका हूँ जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में भी बात कर चुका हूँ मैं। ठीक, तो बताइए ऑप्शन है आपका मक्का, सेकंड है गेहूँ, थर्ड है आलू, फोर्थ है धान। ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, नहीं होता है तो आप चेक कर लो BCC पे। ठीक, का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ICAR का देख लो तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक, और इंग्लिश
स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए भी मैं आपको टेस्ट तो उनका भी होगा, तो आप बोलेंगे तो आपका होगा कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करो, ठीक, उनका भी टेस्ट होगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, ठीक है। और कल का लेक्चर आपका रहेगा, आपका कल का लेक्चर जो है, कल का लेक्चर आपका रहेगा, कल के लेक्चर की बात करें तो तोरी पे रहेगा, ओके, तोड़ी पे आपका कल का लेक्चर होगा, ओके। तो रेडी रहिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके गाइस। तो प्लीज़ जितना भी बोला गया उनको कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उनको भी, और आप ज़रूर बताएं टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में लूँ या नहीं, ओके। और सारे टेस्ट जितना पढ़ाया हूँ उस पर रहेगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक। थैंक यू, बाय।